नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने सेकंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और अपने आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रतिबल विकृति वक्र। ठीक है, अपने पढ़ने वाले हैं प्रतिबल विकृति वक्र। ठीक है, आज अपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो अपना प्रतिबल और विकृति वक्र होता है वो किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें अपने क्या करते हैं, कोई एक तार ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक तार ले लेते हैं और तार को किससे लटका देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर आधार के साथ में इसे लटका दिया जाता है। एक क्षैतिज आधार के साथ में लटका देते हैं तार को। कौन सी पोजीशन में? ऊर्ध्वाधर पोजीशन में। ये एक क्षैतिज आधार है और इस पर ऊर्ध्वाधर पोजीशन में अपने क्या कर दिया, एक तार को लटका दिया है। ठीक है, अब तार को लटकाने के बाद में अपने क्या करते हैं, तार पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, जिससे तार में क्या उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो तार के अंदर विकृति उत्पन्न होने पर तार के अंदर जो प्रतिबल लगेगा और जो विकृति आएगी उसके मध्य अपने क्या करें, वक्र खींचे। तो वो जो वक्र होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल विकृति वक्र कहलाएगा। ठीक है, उसे अपने क्या कहेंगे, प्रतिबल विकृति वक्र कहेंगे। अब अपने जो ये वक्र आता है ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अपने को भिन्न भिन्न प्रकार का प्राप्त होता है, परंतु अपने ये इससे जान सकते हैं कि लोड बढ़ने के साथ में पदार्थ जो किस प्रकार से विरूपित होता है। ठीक है, तो अपने एक तो ये वक्र जो है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए किस प्रकार का प्राप्त होता है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार का प्राप्त होता है। परंतु अपने इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जब लोड का मान बढ़ा दिया जाता है तो तार जो है उसमें विकृति उत्पन्न होती है। तो अपने एक तरफ विकृति लेते हैं, एक तरफ अपनी विकृति है और दूसरी तरफ प्रतिबल है। और अगर अपने प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचे तो प्रारंभिक मान के अंदर प्रारंभ में आप लोग देखोगे कि जो प्रत्यास्थता की सीमा है, प्रत्यास्थता की सीमा है, इस प्रत्यास्थता की सीमा में ये जो आपके पास में प्रतिबल विकृति ग्राफ प्राप्त होता है ये एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अपने हुक का नियम जो पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो प्रत्यास्थता सीमा होती है आपके पास में, प्रत्यास्थता सीमा में हुक का नियम आपको क्या बताता है कि प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। परंतु ये बात सिर्फ कहाँ तक लागू होती है, ये बात लागू होती है सिर्फ प्रत्यास्थता सीमा तक। प्रत्यास्थता सीमा में क्या होगा, आपके पास में कोई एक पदार्थ है, आप लोग अगर उस पदार्थ में क्या करते हो, विकृति उत्पन्न करते हो, तो विकृति उत्पन्न करने के बाद में जैसे ही आप लोग उस पर से विरूपक बल हटा लेते हो तो उसके अंदर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल जो है, यानी उसके अंदर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो क्या करेगा, उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आएगा। ठीक है, ऐसा कब तक होता है, ऐसा होता है जब तक वो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर है। कोई भी पदार्थ ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे कोई मुड़ने वाला तार वगैरह लेते हो तो आप लोग देखोगे कि अगर उसे थोड़ा बहुत मोड़ा जाए तब जब तक वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए और उसके शेप जो उसमें किसी प्रकार का फर्क ना पड़े तो वो उसकी प्रत्यास्थता सीमा होती है। जैसे आपके पास में जो पेन होता है, पेन का जो सिक्का होता है उसको आपने देखा होगा कि इस तरीके से अपने सिक्कों को रखें और अपने उसे क्या करें, थोड़ा मोड़ दें और छोड़ दें। तो जैसे ही आप लोग उसे मोड़ते हो तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, पर जैसे ही आप लोग छोड़ते हो तो वो पुनः किस अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। वो बात होती है उसकी प्रत्यास्थता सीमा की। परंतु प्रत्यास्थता सीमा के बाद में क्या होता है, अगर आप लोग प्रत्यास्थता की सीमा तक जो पॉइंट है इसे मैं ई से लिखता हूँ, अगर आप लोग अब भी क्या करते हो, उसमें विकृति उत्पन्न करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ये y, जिसे अपने पराभव बिंदु के नाम से जानते हैं। ये जो बिंदु y है इसे जाना जाता है पराभव बिंदु के नाम से। ठीक है, ये जो अपने है ई और वाई, इसके मध्य जो है आपका पराभव बिंदु अपने जहाँ प्राप्त हुआ है, अगर आप लोग तार को क्या कर देते हो, पराभव बिंदु तक मोड़ देते हो, यानी पराभव बिंदु तक आप लोग अगर तार में विकृति उत्पन्न करते हो तब क्या होगा, या आप लोग ये जानना चाहो कि पराभव बिंदु कौन सा होता है, तो अपने
पास में जो भी पदार्थ है जिस पर आप लोग क्या कर रहे हो, विरूपक बल लगा रहे हो, विकृति उत्पन्न कर रहे हो, तो प्रत्यास्थता सीमा के बाद जब आप लोग क्या करते हो, उस पर विरूपक बल लगा करके उसमें विकृति उत्पन्न करते हो, तो जैसे ही आप लोग विरूपक बल को हटा लेते हो, पदार्थ आना चाहिए था अपनी प्रारंभिक अवस्था में। देखो, तो ये जो आपकी अवस्था है इसमें पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में तो आएगा, परंतु कुछ एक विकृति जो है उसमें क्या रह जाती है, शेष रह जाती है। ठीक है, यानी आपका पदार्थ जो है उसमें क्या रह जाती है, विकृति जो है वो अवशेष रह जाती है। आपका पदार्थ जो है उसमें क्या रह जाती है, विकृति अवशेष रह जाती है। और प्रतिबल का वह मान जिस पर पदार्थ में विकृति शेष रह जाए वो बिंदु क्या कहलाता है, आपका पराभव बिंदु कहलाता है। यानी प्रतिबल का वह मान जिस पर पदार्थ में विकृति शेष रह जाए, जिसमें पदार्थ में विकृति शेष रह जाए, उसे अपने किस बिंदु के नाम से जानते हैं, पराभव बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अगर आप लोग प्रत्यास्थता सीमा से बाहर चले जाते हो और फिर भी आप लोग क्या करते हो, पदार्थ जो है उसमें विकृति उत्पन्न करते हो, यानी प्रत्यास्थता सीमा से बाहर जाने के बाद में भी अगर आप लोग क्या कर रहे हो, पदार्थ में विकृति उत्पन्न कर रहे हो, तो पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में तो आएगा, परंतु अब भी उसमें क्या रह जाती है, विकृति शेष रह जाती है। यानी पदार्थ जो है उससे पूर्ण रूप से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ विकृति जो है वो क्या रह जाती है, शेष रह जाती है। वो बिंदु कौन सा कहलाता है, पराभव बिंदु कहलाता है। जैसे मैं आपको सिक्के का उदाहरण दे रहा था, अपने सिक्के को मुड़ने के बाद में आपने उसे छोड़ा, वो अपना प्रारंभिक अवस्था में आ गया, वो तो उसकी सारी अवस्थाएं थी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर की। पर आप लोग देखते हो कि आप एक सीमा से उसे जब ज़्यादा मोड़ देते हो तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो आ जाता है सिक्का, परंतु अब भी वो क्या है, थोड़ा बहुत टेढ़ा रह जाता है। यानी बीच में आपने देखा उसमें एक निशान भी पड़ जाता है और अब भी क्या रहता है, वो सीधा होने की बजाय थोड़ा टेढ़ा रह जाता है। वो उसकी कौन सी कंडीशन है, वो उसकी कंडीशन आती है पराभव बिंदु की। ठीक है, इसे अपने ग्राफ में वाई से दर्शा दिया है। अब अगर अपने पदार्थ जो है उसे और ज़्यादा विकृत करें, यानी अपने जो तार ले रहे थे उस पर अपने क्या कर रहे हैं, भार का मान और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी विकृति जो है उसमें और ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, तब अपने को एक अन्य बिंदु प्राप्त होता है जिसे अपने यू के नाम से जानते हैं। यू, ये आपका यू बिंदु प्राप्त होता है, वाई और यू। ठीक है, ये यू जो है इसे अपने चरम प्रतिबल कहते हैं, इसे अपने क्या कहते हैं, चरम प्रतिबल बिंदु कहते हैं, चरम प्रतिबल। तो देखो इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, अब तक क्या हो रहा था, ये जो क्षेत्र था इसमें तो आपने पदार्थ जो है उस पर से बाह्य बल हटाया, हटाते ही वो प्रारंभिक अवस्था में ई और वाई के मध्य क्या हो रहा था, यानी पराभव बिंदु और जो प्रत्यास्थता सीमा थी उसके मध्य क्या हो रहा था, आप लोग पदार्थ पर विरूपक बल लगा रहे थे, विरूपक बल को हटा रहे थे, प्रारंभिक अवस्था में आ तो जाता है परंतु उसमें कुछ एक विकृति जो है वो क्या रह जाती है, शेष रह जाती है। परंतु वाई और यू जो है, वाई और यू जो है इसके अंदर आप लोग क्या नहीं कर सकते, पदार्थ को प्रारंभिक अवस्था में लेकर के नहीं आ सकते। ठीक है, यानी अगर आप लोग उसे वाई और यू के मध्य ले आते हो और इसके अंदर आने के बाद में आपका पदार्थ जो है वो क्या नहीं होगा, प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो विरूपण है इसे अपने प्लास्टिक विरूपण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं प्लास्टिक विरूपण के नाम से। ठीक है, और इससे ज़्यादा जो आपका पदार्थ है उसमें और ज़्यादा विरूपक बल को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी यहाँ जो प्रतिबल लग रहा है वो क्या लग रहा है, अधिकतम लग रहा है। प्रतिबल जो उसे प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आ रहा था वो क्या है, अधिकतम लग रहा है, इससे ज़्यादा आप लोग उस पर और ज़्यादा विकृति उत्पन्न नहीं कर पाओगे। और इसे अपने किससे लिख दिया, चरम प्रतिबल से लिख दिया। इस अवस्था के बाद आपका तार जो है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और इसके बाद में आपका तार जो है वो टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको बिंदु बी प्राप्त होगा, इसके बाद आपको बिंदु बी प्राप्त होगा। ये बंधन बिंदु होता है, बंधन बिंदु। इससे ज़्यादा और जो
भार आप लोग लटका रहे हो उसे आपका पदार्थ जो है वो सहन नहीं कर पाएगा, और U के बाद में अगर आप लोग अब भी उस पर विकृति उत्पन्न कर रहे हो तो आपका पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली टूट जाएगा। ठीक है, और इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने जानते हैं बंधक प्रतिबल के नाम से। यह वह अधिकतम प्रतिबल होता है जिसे तार सहन कर सकता है। इसके बाद आपका तार जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। Y और B के मध्य जो क्षेत्र है, Y और B के मध्य जो क्षेत्र है उसे अपने जानते हैं प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से। ठीक है, उसे अपने किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, Y और B के मध्य जो क्षेत्र है, Y और B, ये जो क्षेत्र है Y और B, इसे अपने जानते हैं प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से। ठीक है, ये जो क्षेत्र है अपने इसे किस नाम से जानते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसके लिए इस क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है। यानी Y और B जो आपका है, Y और B के मध्य का क्षेत्र है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जिन पदार्थों के लिए इस क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है उन पदार्थों को अपने क्या कहा जाता है, तन्य पदार्थ कहा जाता है। उन पदार्थों को अपने किस नाम से जानते हैं, जिनके लिए इस क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, तन्य पदार्थों के नाम से जानते हैं। और जो अपने पास में तार होते हैं तो वो तार किससे बनाए जाते हैं, वो तार अपने जो है वो इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं। और जिनके लिए इस क्षेत्र का मान अलग होता है, जिनके लिए इस क्षेत्र का मान अलग होता है, उन पदार्थों को अपने किस नाम से जानते हैं, उन पदार्थों को अपने जानते हैं भंगुर पदार्थों के नाम से। ठीक है, अगर अलग हो प्लास्टिक क्षेत्र तो वो पदार्थ जाने जाएंगे भंगुर नाम से, और अगर अधिक हो तब आपका पदार्थ जाना जाएगा तन्य पदार्थों के नाम से। तो एक अलप आ गया और एक अधिक आ गया, एक भंगुर क्षेत्र आ गया और एक आपका आ गया इसके अंदर तन्य पदार्थ और भंगुर पदार्थ आ जाते हैं। तन्य पदार्थों के अंदर अपने सोना चांदी ये आ जाते हैं, और भंगुर पदार्थों के अंदर कांच वगैरह जो है ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने विकृति और प्रतिबल के मध्य ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है। फिर से सारी बातें इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ खींचने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये ग्राफ खींचने के लिए आप लोग कोई एक तार लोगे और उस तार पर आप लोग क्या कर दोगे, वेट लटका दोगे। जैसे ये तार है इस पर आप लोग क्या कर दोगे, कोई एक वेट लटका दोगे। ठीक है, और जैसे जैसे वेट का मान बढ़ाते जाओगे प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ आपको प्राप्त होता जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखते हो कि जो आपका पदार्थ है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, विरूपक बल लगा करके विकृति उत्पन्न कर रहे हो। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही आप लोग पदार्थ पर क्या करते हो, विरूपक बल लगा करके विकृति उत्पन्न करते हो, और जैसे ही आप लोग विकृति उत्पन्न करने वाले विरूपक बल को हटा लेते हो, तो विरूपक बल को हटाने के बाद भी, यानी आप लोग क्या कर रहे हो, विरूपक बल को हटा रहे हो, और विरूपक बल को हटाने के बाद में भी आप लोग देखते हो कि पदार्थ जो है विरूपक बल को हटाने के बाद में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। जैसे तार का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, तार या कोई सिक्का आपके पास में, उसे आप लोग मोड़ रहे हो और जैसे ही आप लोग छोड़ते हो वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती, जैसा था वैसे का वैसा रहता है। तो वो पदार्थ की कौन सी सीमा होती है, प्रत्यास्था सीमा होती है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर पदार्थ जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोग अब भी क्या कर रहे हो, विरूपक बल के मान को बढ़ा रहे हो, जिससे पदार्थ में और ज़्यादा क्या उत्पन्न हो रही है, विकृति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और ज़्यादा क्या उत्पन्न हो रही है, विकृति उत्पन्न हो रही है। तब आपको एक पॉइंट वाई मिलता है जिसे अपने प्राभव बिंदु के नाम से जानते हैं। प्राभव बिंदु वाई कौन सा होता है, ये वो बिंदु होता है जिस पर प्रतिबल जो है, यानी आप लोग क्या कर रहे हो, इस पर प्रतिबल का ये वो मान होता है जिसमें पदार्थ जो आपके पास में उसमें क्या रह जाती है, विकृति शेष रह जाती है। ठीक है, यानी आप लोग क्या कर रहे हो, आपका पदार्थ जो है उसे आप लोग बाह्य बल जो आप लोग लगा रहे थे, यानी विरूपक बल अपने जिसे कह रहे थे, आपने विरूपक बल को हटा लिया है पदार्थ से, परंतु अब भी आपका पदार्थ जो है वो प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आता, जैसा कि किस में आ रहा था, प्रत्यास्था की सीमा में आ रहा था। यानी पदार्थ जो आपका प्रारंभिक अवस्था में आएगा तो उसमें क्या रह जाता है, कुछ न कुछ विकृति उसमें शेष रह जाती है। जिस बिंदु पर कुछ न कुछ पदार्थ में विकृति जो है वो अवशेष रह जाती है, उस बिंदु को अपने किस नाम से जानते हैं, उस बिंदु को अपने प्राभव बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसमें ग्राफ को अपने किससे लिख रखा है, वाई से लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप लोग क्या करते हो, पदार्थ पर और ज़्यादा बल लगाते हो, तो और ज़्यादा बल लगाने के बाद में आपको एक बिंदु यू मिलता है जिसे चरम प्रतिबल के नाम से अपने जानते हैं। इस अवस्था में क्या होगा, अगर आप लोग पदार्थ पर बल लगा करके उसे यू तक लेकर के आते हो, तब आपका पदार्थ जो है वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आएगा। देखो ई तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ई तक तो आप लोग जैसे ही बल हटा रहे थे बाहर से, पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में, वाई तक
कुछ ठीक था, आप लोग पदार्थ पर बल लगा रहे हो, हटा रहे हो, तो पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में लौटकर तो आ रहा था, परंतु विकृति उसमें शेष रह जाती है। परंतु ये जो आपके पास में चरम प्रति वाला बिंदु है, इससे आपका पदार्थ जो है, यानी यहाँ तक अगर आप लोग उसे ले जाते हो, तब आपका पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आता है। इसके बाद कौन सा बिंदु आता है? भंजन बिंदु आता है। इस पर आपका पदार्थ जाकर के क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी यू के बाद में आपका पदार्थ जो पतला होना शुरू हो जाता है, और पतला होकर के पदार्थ जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर बताना है। वाई और यू जो है इसके मध्य का जो क्षेत्र है उसे अपने प्लास्टिक विरूपण के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में आने के बाद में आपका जो पदार्थ है वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट करके नहीं आता है। ठीक है, अगर अपने बात करें वाई और बी के मध्य की, वाई और बी के मध्य की बात करें, तो ये जो आपका क्षेत्र आ रहा है वाई और बी के मध्य का, इसे अपने जानते हैं प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से। इसे किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से। जिन पदार्थों के लिए आपके पास में प्लास्टिक क्षेत्र अधिक होता है, यानी वाई और बी जो है इसका मान आपके पास में क्या होता है? अधिक होता है। ये ग्राफ जिसके लिए बड़ा प्राप्त होता है, यानी आगे तक जाता है, ये क्षेत्र बड़ा होता है, वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं? तन्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सारे जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं? तन्य पदार्थों के अंदर आ जाते हैं। परंतु जिनके लिए ये क्षेत्र कम होता है, वाई और बी के मध्य का क्षेत्र जो है वो क्या होता है? अल्प होता है। उस क्षेत्र को अपने जानते हैं भंगुर पदार्थ के नाम से। ठीक है, यानी जहाँ पर आप जिन पदार्थों के लिए ये क्षेत्र अधिक होता है वो तो हो जाते हैं आपके तन्य पदार्थ, और जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान कम होता है, फिर से सुन लेना, जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान कम होता है उन पदार्थों को जानते हैं भंगुर पदार्थों के नाम से, और जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान अधिक होता है उन्हें जानते हैं तन्य पदार्थों के नाम से। तन्य पदार्थों के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि सोना, चांदी वगैरह जो है वो किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके तन्य पदार्थों में। और भंगुर पदार्थों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अपने कौन आ जाते हैं? जैसे कांच वगैरह है, वो सारे इस किस में आ जाते हैं? भंगुर पदार्थों के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वक्र था प्रतिबल विकृति वक्र। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रतिबल और विकृति वक्र। एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रतिबल विकृति वक्र जो है उसे बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की, कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। देखिए, इसमें नया टॉपिक आपका आता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक देखिए, आपने अब तक जो पढ़ा है प्रतिबल पढ़ा है और विकृति पढ़ी है। ठीक है, प्रतिबल और विकृति पढ़ी है। 3 प्रकार के प्रतिबल पढ़े थे हम लोगों ने, और 3 प्रकार की क्या पढ़ी है हम लोगों ने? विकृति के बारे में पढ़ा है। तो 3 प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृतियाँ। उसके बाद में हम लोगों ने एक वक्र बनाया है, प्रतिबल विकृति वक्र। और अब अपने क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि अपने इसे पढ़ चुके हैं किसके अंदर? जो हुक का नियम पढ़ा था पहले, उसके बारे में फिर से आपको बताता हूँ। तो हुक का नियम आपको क्या बताता है? देखिए, हुक का नियम आपको बताता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति जो है वो क्या रहते हैं? एक दूसरे के समानुपाती रहते हैं। ये सिर्फ कहाँ तक होता है? ये होता है प्रत्यास्थता सीमा में। प्रत्यास्थता सीमा में क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के रहता है समानुपाती। और प्रत्यास्थता सीमा के बाद क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के बाद ये प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ये समानुपाती अपने हटाएंगे और ये आ जाएगा प्रतिबल इक्वल ई विकृति। ये प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही अपने बात कर रहे हैं। प्रत्यास्थता सीमा के बाद की बात तो अपने पीछे ग्राफ में कर चुके हैं। तो प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, और प्रतिबल बराबर होता है ई विकृति के। ठीक है, यहाँ जो आपके पास में ई आया है, ये ई किसके बराबर है? ये ई बराबर है प्रतिबल बटा विकृति के। किसके बराबर है? प्रतिबल बटा विकृति के। ये जो ई हम लोगों ने लिखा है, जिसका ये फॉर्मूला बन गया प्रतिबल बटा विकृति, ये जो ई है, इस ई को जाना जाता है किस नाम से? इस ई को जाना जाता है प्रत्यास्थता
गुणांक के नाम से। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और अपने बात कर चुके हैं कि 3 प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृतियां, तो इनके संगत अपने 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करेंगे। तो पहले देखिए अपने प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर है? प्रतिबल बटा विकृति के बराबर है। दूसरा, प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो निर्भर, अगर आपसे पूछे कि प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो सीधी सी बात है प्रत्यास्थता तो डिपेंड करती है किस पर? प्रत्यास्थता डिपेंड करती है कि आपका पदार्थ जो है उस पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। दूसरा, जो आपके पास में पदार्थ है उसके मध्य लगने वाले अंतराण्विक जो बल लग रहे हैं उसमें, उन अंतर आणविक बलों पर भी ये क्या करती है? निर्भर करती है। प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक एक तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो किस पर निर्भर करता है? अंतर आणविक बलों पर निर्भर करता है। तो ये अपने पास में बातें आ जाती है किसके बारे में? प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक हो गया अपना। दूसरा, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि प्रत्यास्थता गुणांक जो है इसका मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है, तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है इसका मात्रक और विमा आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए मात्रक और विमा, तो मात्रक और विमा आपको प्रत्यास्थता गुणांक के निकालने से पहले आपको किसकी पता होना चाहिए? आपको प्रतिबल और विकृति जो है, प्रतिबल और विकृति जो है इसकी मात्रक और विमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिबल और विकृति, सबसे पहले अगर विकृति की तो बात की जाए तो आपको पता है ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ठीक है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ना तो इसका मात्रक होता है और ना ही विमा होती है। क्यों? क्योंकि ये समान प्रकार की राशियों का अनुपात होता है। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आपके पास में जो मान आते हैं वो क्या आते हैं? समान प्रकार के आते हैं। डेल एक्स बटा एल जो हम लोगों ने लिखा था अपरूपण विकृति के लिए थीटा के रूप में, तो वहाँ भी किस प्रकार की राशि आपको प्राप्त हो रही थी? मात्रकहीन और विमाहीन राशि प्राप्त हो रही थी। तो आपके पास में जो विकृति है ना तो इसका मात्रक है और ना ही विमा है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास में आने वाला है, यानी अपने प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक निकालने वाले हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकृति के मात्रक और विमा से। क्यों? क्योंकि न तो इसका मात्रक होता है और ना ही विमा होती है। अब बात कर लेते हैं प्रतिबल की। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अपने मात्रक और विमा की बात कर रहे हैं तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये बल बाह्य बल है, आंतरिक बल है, प्रत्यानयन बल है, कौन सा बल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी प्रकार के बलों का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। तो सिर्फ मैंने बल यहाँ पर लिख दिया है, तब इसका मात्रक क्या बनता है? न्यूटन, और इसका क्या बनता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बनता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास में जो प्रतिबल है और विकृति है, इन दोनों का अनुपात आप लोग जब निकालोगे तो ई का जब मात्रक आपको चाहिए, ई का मात्रक चाहिए तो प्रतिबल बटा विकृति से आएगा। विकृति का ना तो मात्रक है और ना ही विमा है, तो ये तो आएगा नहीं। अब आएगा किसके लिए? प्रतिबल के लिए। तो प्रतिबल के लिए आपके पास में मात्रक क्या है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो ये किसके लिए प्राप्त हो जाता है? आपको प्रतिबल के लिए प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अगर विमा लिखनी हो आपको क्या करना हो? विमा लिखनी हो तब आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे m1 L1 T-2 बटा L2। तो यहाँ से आपको विमा क्या मिलती है? आपको मिलता है m1 L-1 T-2। ये आपको क्या मिलती है? विमा मिलती है। ठीक है, तो विमा क्या बन जाती है? m1 L-1 और T-2, ये आपको विमा प्राप्त होती है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो मैंने सामने लिख रखा है बोर्ड पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या प्राप्त होता है? आपको इसका मात्रक प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी बातें आती है अपने किसके बारे में? ये सारी बातें आती है प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। आगे बढ़ते हैं हमें इसके अंदर और नए टॉपिक की बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर। प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर सबसे पहला प्रत्यास्थता गुणांक आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए इसमें सबसे पहले आता है इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब देखिए, आपके पास में जो प्रत्यास्थता की सीमा होती है, उस प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो आपके पास में अनुद दे रही है, पहले तो इसे y से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को अपने किससे लिखते हैं? y से लिखते हैं, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब क्या है? आपके पास में जो अनुद दे रही है प्रतिबल है, अनुद दे रही है प्रतिबल है, और जो आपके पास में अनुद दे रही है विकृति है, अनुद दे रही है विकृति है। तो अनुद दे रही है प्रतिबल और अनुद दे रही है विकृति का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि अपने 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांकों की बात करते हैं। एक तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आता है, एक आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और एक अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक आता है। ये तीनों आपके पास में जो 3 प्रतिबल 3 विकृतियां थी, उन तीनों के संगत आपके पास में मान थे, ठीक है, उन तीनों के संगत आपके पास में मान थे। तो अभी अपनी जो फर्स्ट वाला पढ़ा था अनुद दे रही है प्रतिबल और अनुद दे रही है विकृति, उससे अगर देखें तो अनुद दे रही है प्रतिबल और अनुद दे रही है विकृति जो है उसके अनुपात को अपने किस नाम से जानते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं। तो आपके पास में जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y जो है किसके बराबर आएगा? ये आएगा अनुद दे रही है, अनुद दे रही है प्रतिबल बटा अनुद दे रही है, अनुद दे रही है प्रतिबल बटा अनुद दे रही है विकृति। अनुद दे रही है प्रतिबल बटा अनुद दे रही है विकृति, इसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप अपने कि आपके पास में क्या है, कोई एक तार है और तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? a है। यानी आपके पास में कोई एक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? a है। इस पर आप लोग क्या कर रहे हो? बल आरोपित कर रहे हो, तनन बल आरोपित कर रहे हो, और कितना कर रहे हो? F आरोपित कर रहे हो। तो आपके पास में जो प्रतिबल आएगा, प्रतिबल वो कितना आएगा? वो आएगा F/A। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है आपके पास में प्रतिबल का। तो प्रतिबल आ गया आपके पास में F/A। और विकृति देखिए, विकृति अगर तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L हो, कितनी हो? कैपिटल L हो, और आप लोग जैसे ही उस पर बल आरोपित करते हो तार की लंबाई में कितना परिवर्तन आ जाता है? स्मॉल l परिवर्तन आ जाता है। तो आपकी विकृति आ जाती है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना है? स्मॉल l, और विकृति आपके पास में जो है वो कितनी है? कैपिटल L है। तो प्रतिबल का फॉर्मूला F/A, विकृति का फॉर्मूला बनता है L/L। तो आपके पास में जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, इसका सूत्र क्या बनता है? F/A बटा L/L। फॉर्मूला क्या बनता है? F/A/L/A। इसे आप लोग लिख सकते हो y इक्वल F/A और L बटा L। तो F और कैपिटल L जो है वो ऊपर की ओर आ जाते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई के रूप में, और A और L जो है ये क्या आ जाते हैं? आपके नीचे आ जाते हैं, FL बटा AL, ठीक है। ये सूत्र बनता है आपके पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। आगे देखिए अपने इसमें एक तो इसका मात्रक आप अगर लिखना चाहो तो मात्रक क्या लिखोगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या लिखोगे इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहो तो अगर a किसके बराबर हो? एकांक के बराबर हो, यानी a का मान कितना हो? एकांक के बराबर हो, और L क्या हो? बराबर हो, तो y किसके बराबर आ जाता है? f के बराबर आ जाता है। y किसके बराबर आ जाता है? f के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हो? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कर सकते हो कि आपके पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो सैद्धांतिक रूप से किसके बराबर होता है? तो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सैद्धांतिक रूप से किसी तार के
एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो तार की लंबाई को क्या कर देता है, दोगुनी कर देता है। ठीक है, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो किसके बराबर होता है, सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो उस बल के बराबर होता है जो एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार की लंबाई को क्या कर देता है, दोगुनी कर देता है। दोगुनी कर देगा यानी L तो ये हो जाएगी, L ये हो जाएगी, तो ये दोनों अगर बराबर होगा तो L वाला तार कितनी लंबाई का हो गया, L + L 2L।